जमीनी विवाद में पीड़िता ने सास की हत्या एवं धोखाधड़ी पे ननद पे लगाए गंभीर आरोप। एक वर्ष बाद भी प्रशासन से नहीं मिला न्याय। पीड़िता ने न्यायालय से लगाई न्याय की गुहार। वरिष्ठ अधिवक्ता मार्तंड प्रताप सिंह की बाई। जो मुल्जिमान हैं हत्या के वो इन्हीं के घर वाले हैं। प्रॉपर्टी के विवाद में इनकी सास की हत्या की गई है। कब की घटना है ये घटना है 29/11/24 की। इस प्रश्नगत मैटर में मामला ये था कि इनके हस्बैंड थे और इनके हस्बैंड एक बहन है जो कि विपक्षी है और मुलजिम है। उसका नाम है संतोष और बाकी उसका लड़का है राहुल और उसकी लड़की है और उसके रिश्ते है संध्या, उसकी राहुल की पत्नी है और उसकी बेटी है और उसके और भी विपक्षीगण उसके मेली मददगार हैं, उमेश और श्याम नारायण वगैरह। ये इनकी सास के 2 मकान थे जो कि इनकी सास के ही नाम पे थे और इकलौता तनहा वारिस इनके हस्बैंड होने की वजह से उनके नाम वो मकान होना था। लेकिन इनके मकान के प्रति इनकी नंद बदनीयत थी और उसके घर वाले जो कि विपक्षीगण जो मैंने अभी आपको नाम बताए, उसके लड़के, उसकी बहू, उसकी बेटी और उसके मेली मददगार लोग। तो इन्होंने कभी इनकी सास इनके पास रहती थी, कभी अपनी बेटी के पास जाके रहती थी और उनकी यथासंभव मदद भी करती थी इनकी सास पैसे रुपए से। तो जब वो उनके यहाँ गई तो इनकी सास जो कि पूरी तरह से वृद्ध और बीमार महिला थी और पूरी तरह से अनपढ़ और अशिक्षित थी, तो उनकी इस स्थिति का लाभ उठा के उन्होंने पहले इनकी नंद संतोष ने एक कॉन्स्पिरेसी करके अपने घर वालों से एक वसीयत लिखवाई इनकी सास से, जो कि पंजीकृत वसीयत थी, जो कि लिखी गई 30 मार्च 2019 को। उस वसीयत में सरसरी तौर पर इनकी सास को गुमराह करके या जो भी स्थिति उस समय की रही हो, आधी प्रॉपर्टी, एक मकान इनके हस्बैंड के नाम वसीयत में लिखवाया और दूसरा इनकी नंद संतोष ने अपने लड़के राहुल के नाम लिखवा दिया, जबकि दोनों मकानों के तनहा वारिस इनके पति थे। तो और ये वसीयत उसने चुपचाप लिखवा के रख ली। उसके बाद क्या नाम है, जब ये मामला खुला तब इन्होंने अपनी सास को बताया। इसी बीचों उसने फिर सरसरी तौर पे जब इनकी सास उनके घर पे गई थी जब रहने के लिए, जैसे मैंने बताया कि अक्सर करके कभी यहाँ रहती थी कभी उनके यहाँ रहती थी, क्योंकि उन्हीं की पुत्री थी विपक्षी संतोष इनकी नंद। तो 21 मई 2020 को फिर एक वसीयत लिखाई और उस वसीयत में अपने को तनहा वारिस घोषित कर दिया इनकी नंद ने, संतोष ने। मतलब जो वसीयत पहली डेट में लिखी गई थी 30 मार्च 19 को, उस वसीयत को बाईपास कर दिया, जो कि आधा इनके हस्बैंड के नाम लिखी थी और आधा उसी संतोष के लड़के राहुल के नाम लिखी थी। लेकिन उस वसीयत को बाईपास करके तनहा सारा प्रॉपर्टी, दोनों मकान और भी जो चल अचल संपत्ति थी सब अपने नाम वसीयत करवा लिया और इस चीज़ को पूरी तरह से हिडन कर दिया, छुपा लिया गया, कंसील कर लिया गया। इसके बाद जब पहली वसीयत की जानकारी, दूसरी की तो जानकारी ही नहीं हो पाई, जब पहली वसीयत की जानकारी हुई तब घर में विवाद उत्पन्न हुआ। तब इन्होंने अपनी सास से पूछा तो उन्होंने कहा मैंने तो कोई वसीयत नहीं लिखी। उन्होंने तो वहाँ पे अपने और भी ये कहने के लिए कि हमको इस प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं चाहिए और भी बैंक वैंक के काम के लिए पता नहीं क्या समझा के कहीं उनको ले गए आधार कार्ड वगैरह बनवाने के नाम पे और वहाँ ले जाके तहसील में दोनों वसीयत लिखा ली, जबकि वो सास वसीयत का मतलब ही नहीं जानती थी कि किसको वसीयत लिखा, क्या लिखा। और इनका अपराध एक चीज़ से और इसी वसीयत से बोध होता है, क्योंकि ये विपक्षी नंद ने जो दूसरी वसीयत लिखाई उस वसीयत में इसने लिखवाया है कि ये पहली वसीयत है, जबकि मैंने आपको बताया पहली वसीयत 30 मार्च 19 को लिखा गया था, जो कि आधा इनके हस्बैंड के पक्ष में और आधा इनके विपक्षी संतोष के लड़के के पक्ष में लिखी गई थी, जबकि इसमें ये लिख रही है कि ये प्रथम वसीयत है। दूसरी वसीयत को ये प्रथम वसीयत बता रही है, जो कि 2020 में लिखी गई है जून में। तो इससे भी प्रथम दृष्टया ही इसका अपराध प्रमाणित होता है कि ये प्रथम नहीं दूसरी वसीयत है। तो जब
इस पहली वसीयत की जानकारी हुई तब यहाँ पे भी पारिवारिक विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। तब इसने बरगला के सास को ये फिर लेके गई अपने घर, और उनको यहाँ पे जब पंचायत हुई उनके जाने के पहले इनके खुद के घर में जब विवाद हुआ तो इनकी सास ने पूरी तरह से इस चीज़ को कन्फेस किया कि मुझे न तो मैं वसीयत का मतलब जानती हूँ, न मैंने कोई वसीयत किया है, और ये सारी प्रॉपर्टी के हकदार मेरा लड़का, इन्हीं का हस्बैंड है राम सागर। तो ये सब चीज़ बरगला के क्या नाम है, ये चीज़ इन लोगों ने मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी की है इस बात की, साक्ष्य के रूप में भी इनके पास है, जिसमें खिलाफ पार्टी भी उपस्थित थे इनके। जब उन्होंने ये बयान दिया है इनकी सास ने, तो इन्होंने रिकॉर्डिंग की है और उसके और भी बहुत वीडियो और ऑडियो साक्ष्य मौजूद हैं। इसके बाद फिर ये हुआ कि नहीं ठीक है, हम उसको वसीयत को ख़त्म करा देंगे, ये है वो है, कह के मामला बराबर हो गया। फिर मामला नॉर्मल हुआ। कुछ दिन में एक साजिश के तहत वो फिर इनकी सास को लेके अपने घर गई, और पता नहीं किन परिस्थितियों में उनको कौन सी दवा दिया, कौन सा जहर दिया, उनकी मृत्यु हो गई। और समय अंतराल पे इस बीचों उसके पहले इनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई। तो इनकी सास जब मर गई उनके घर में, तब इनको पूरी तरह से विश्वास हो गया कि चूंकि इन्होंने वसीयत लिखाई थी उल्टा सीधा, और इन्होंने उसको कैंसिल भी नहीं कराया था, जबकि कहा था कैंसिल करा देंगे, तो इन्होंने उनके पोस्टमार्टम के लिए कहा, और इन लोगों ने पुलिस बुला ली कि बिना पोस्टमार्टम के इनकी सास का फ्यूनरल नहीं होने देंगे, क्रीमेशन नहीं होने देंगे, अंतिम क्रिया नहीं होने देंगे। तो जब पुलिस मौके पे आ गई तो उन लोगों ने पुलिस को भी हमवार कर लिया, और इस चीज़ को कन्फेस किया कि दूसरे को तो उन्होंने वहाँ पे छुपा ही लिया, दूसरे की वजूद ही नहीं मालूम चला कि जो उसने इनकी विपक्षी ने तनहा वसीयत लिखा ली थी संतोष नंद ने, उसको बताया नहीं, सिर्फ पहली वसीयत 2019 वाली को शो किया। कहीं कि इसमें जो लिखा है कि आधा प्रॉपर्टी संतोष नंद की है और आधा इनके हस्बैंड की जो है वो इनके बच्चों के नाम कर देंगे, इस बात को बाकायदा कन्फेस किया है, उसकी रिकॉर्डिंग की है पुलिस वालों ने, और वो रिकॉर्डिंग हमारे पास भी मौजूद है। और इसी शर्त पे उसने लिख के दिया कि आप पोस्टमार्टम मत करवाइए, मैं आधी प्रॉपर्टी दे दूंगा, और इसके साथ साथ डराया धमकाया भी कि अगर तुमने क्या नाम है पोस्टमार्टम करवाया तो तुम्हारे घर में अब कोई है नहीं, तुमको भी जान से मार देंगे, और तुम्हारे हस्बैंड ने जो दिखा रही हो कि आत्महत्या किया, क्या किया, वो हम ही लोगों ने हत्या की, जो भी स्थिति रही हो। मतलब इन लोगों ने, छोटे छोटे बच्चे थे, इसकी वाइफ ने डर के मारे समझौता किया और पोस्टमार्टम नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें ऑडियो और वीडियो फुटेज में मौजूद हैं। और जब उसके बाद जब फ्यूनरल हो गया तब इन लोग गिरगिटान की तरह रंग बदल दिए मुलजिमान लोग। इन लोगों ने कहा कि वो वसीयत तो छोड़ो, मैंने एक वसीयत और करवाई है कि पहली वसीयत तो दोनों के नाम थी, अब इस दोनों प्रॉपर्टी की तनहा मालिक मैं हूँ, और जिस मकान में ये रह रहे हैं उसको भी बलपूर्वक खाली कराने के लिए वो सब उद्धलित हो गए, आमादा फौजदारी हो गए। तो जब इनको दूसरी वसीयत की जानकारी हुई और पोस्टमार्टम भी हो चुका था, तो और ये कुछ कर भी नहीं सकते थे, तब इन्होंने मुआयना करवाया, तब ये दूसरी वसीयत का वजूद इनको मिला कि सन 2020 में ये दूसरी वसीयत इन्होंने करवा ली है, जिसमें तनहा ये संतोष ने अपने आप को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है वसीयत के आधार पे। ये संतोष, ये दूसरी वसीयत है, और इस वसीयत में ही लिखा है कि ये प्रथम वसीयत है। तो इनको जब कहीं न्याय नहीं मिला और इनका जो इनके हिस्से का घर था वो भी जाता हुआ मिला, तब इन्होंने पुलिस में एफर्ट किया, सब जगह प्रशासनिक दरखास्त दी, लेकिन उन लोगों का इतना रसूख है स्थानीय राजनीतिक उसमें कि इनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई शासन प्रशासन में। फिर अंत में माननीय न्यायालय की शरण में ये आई, यहाँ से इनको रिलीफ मिली, माननीय न्यायालय के आदेश से ये FIR वजूद में आई, जो मैंने अभी आपको दिखाया। ये FIR 8 अप्रैल 2025 को माननीय न्यायालय संबंधित के आदेश से तब जाके पंजीकृत हुई, जिसमें 420, 67, 68, 71 पुरानी IPC धाराओं के हिसाब से बता रहा हूँ, इंक्लूडिंग 302 IPC, इन सारी धाराओं में BNS की धाराएं ये सब हैं। तो मेन धारा है इसमें 302 IPC के अनुसार, और बाकी 419, 20, 67, 68, 71 वगैरह 120 भी सारे इसमें ये है। और अब पुलिस किस कदर इनसे मिली हुई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू, और मैं रहस्य उजागर करने जा रहा हूँ कि आप देखेंगे कि तहरीर में ही अपने FIR के इन्होंने इतने मुल्जिमान को नामजद किया है,
जो कि तहरीर का पार्ट है। ये पूरी तहरीर में पहले ही लाइन में नामजद किया है इन्होंने अपनी नंद संतोष पत्नी रतनलाल, संध्या पत्नी राहुल कुमार साहू, जितेंद्र कुमार साहू, उमेश और श्याम नारायण और रंजीत कुमार, इतने तो एफआईआर के साथ मुलजिम हैं। और आप देखें पुलिस किस कदर मिली हुई है कि एफआईआर अज्ञात में दर्ज की गई है। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि साथ नामजद अभियुक्त बनाने के बावजूद, न्यायालय के आदेश के बावजूद पुलिस किस कदर प्रभावित है मुलजिमान से कि वो बजाय नामजद करने के इन अभियुक्तों को एफआईआर में, अज्ञात में एफआईआर दर्ज करती है। और उसके बाद पुलिस और विपक्षी गण लगातार, न तो आज तक कोई गिरफ्तारी हुई है, न किसी प्रकार की कोई सकारात्मक कार्रवाई हुई है। पुलिस लगातार इनके और इनके घर वालों के ऊपर वादिनी के और पीड़ित लोगों के दबाव बना रही है कि इस एफआईआर को वापस ले लो, सुलह कर लो, नहीं तो तुम्हें इससे भी गंभीर मामले में फर्जी मुकदमा पंजीकृत कराने के अपराध में जेल भेज देंगे। और ये सिंपल इसका डेथ का केस है जो तुम 302 बता रही हो, जबकि हमारे पास वीडियो साक्ष्य हैं, अभिलेखी साक्ष्य हैं, ऑडियो साक्ष्य हैं, हर तरह के साक्ष्य और प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने के बावजूद आज तक एक भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है। यहाँ तक कि पुलिस ने किसी का कोई संबंधित गवाहों का अभियोजन, साक्षियों का कोई बयान तक नहीं दर्ज किया है, ना कोई मौका मुआयना किया। प्रकरण में आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? इस मुकदमे में मेरे द्वारा फिलहाल पुलिस इनको ये बता रही है कि इस मामले में सब पूरी तरह से फर्जी और संदिग्ध मान के हम लोगों ने फाइनल रिपोर्ट प्रेषित कर दी है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर से पता करने पे न्यायालय पे भी मालूम चला है कि किसी प्रकार की कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। तो अभी हम इनका साक्ष्य 161 के माध्यम से, शपथ पत्र के माध्यम से संबंधित विवेचक को एसएसपी के माध्यम से देंगे और मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन का मुकदमा यहाँ संबंधित न्यायालय में दायर करेंगे। आपका शुभ नाम? मार्तंड प्रताप सिंह, एडवोकेट, सिविल कोर्ट अयोध्या।